हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। ये दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लाउज सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाउज और टाइप्स ऑफ क्लाउज, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि क्लाउज क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये आज का वीडियो है टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये दोस्तों, चूंकि क्लाउज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज होता है। दूसरा टाइप कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है और तीसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल क्लाउज या कोऑर्डिनेट क्लाउज का कोई टाइप्स नहीं होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज के टाइप्स होते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन टाइप्स होते हैं और उसको सेंटेंसेस में हम लोग कैसे पहचानेंगे। यह दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाउज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सेंटेंस में क्लाउज पहचानना रहता है, कौन सा क्लाउज है वो पहचानना रहता है। इसलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और देखिए आज का ये इम्पोर्टेंट सेशन क्लाउज। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैंने पिछला जो वीडियो बनाया क्लाउज का, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। और प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। लेट अस प्रैक्टिस। चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसमें करना क्या है, अंडरलाइन द क्लाउजेस एंड राइट देयर नेम्स एज PC फॉर प्रिंसिपल क्लाउज एंड SC फॉर सबऑर्डिनेट क्लाउज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बताया गया, नीचे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं, नीचे 10 सेंटेंस दिए गए हैं। इन 10 सेंटेंस में करना क्या है, बस जितने भी एक सेंटेंस में क्लाउज है उसको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन किए हुए क्लाउज को नाम देना है। अगर वो अंडरलाइन किया हुआ क्लाउज प्रिंसिपल क्लाउज है तो उसके लिए PC लिखना है, और अगर वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो उसके लिए SC लिखना है। आई होप आप समझ गए। ये दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगले प्रैक्टिस की तरफ। अगला प्रैक्टिस में क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा समझेंगे इसको। इन सेंटेंस जो दिए गए 10 सेंटेंस में क्या करना है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट क्लाउज एंड सबऑर्डिनेट क्लाउज फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये दोस्तों, इन सेंटेंसेस में आपको केवल एक क्लाउज को पता करना है और उसको बताना है कि वो कौन सा क्लाउज आपने ढूंढा है। वो कोऑर्डिनेट क्लाउज है तो उसके लिए CC लिखेंगे, अगर वो सबऑर्डिनेट क्लाउज है तो उसके लिए SC लिखेंगे। जी दोस्तों, इसमें प्रिंसिपल क्लाउज नहीं खोजना है। तो आपके सामने ये 2 प्रैक्टिस सेट हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस करें और अपने आंसर्स हमें टेलीग्राम चैनल पे भेजें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होगा। देखते हैं। मैंने इस वीडियो में केवल नाउन क्लाउज को ही मैंने डिफाइन किया है, और इन 3 क्लाउज यानी नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज पर अलग अलग वीडियो बनाए जाएंगे। इसलिए इसमें नाउन क्लाउज की डिटेल से चर्चा की गई है, आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। अ सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाउज में फंक्शन एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होता है वो किसी सेंटेंस में या तो नाउन के रूप में फंक्शन करता है, या एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करता है, या किसी एडवर्ब के रूप में फंक्शन करता है। जी दोस्तों, जो डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो वाक्य में 3 प्रकार के कार्य करते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज के रूप में। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस, सबऑर्डिनेट क्लाउज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। उसी फंक्शन के आधार पर, वाक्य में उसी फंक्शन के आधार पर हम सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी डिपेंडेंट क्लाउज को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है नाउन क्लाउज यानी संज्ञा उपवाक्य, दूसरा भाग है एडजेक्टिव क्लाउज विशेषण उपवाक्य, तीसरा भाग है एडवर्ब क्लाउज क्रिया विशेषण उपवाक्य। जी दोस्तों, सबऑर्डिनेट क्लाउज के यही 3 काइंड्स होते हैं, याद रखेंगे, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन क्लाउज को समझेंगे, ये क्या होते हैं और हम कैसे सेंटेंस में नाउन क्लाउज को पहचानेंगे। जी दोस्तों,
इन तीनों क्लाउज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टफ नाउन क्लाउज होता है, इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ही गौर से देखें, सीखें, समझें। आज के बाद आपको नाउन क्लाउज पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसका मैं वादा करता हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं नाउन क्लाउज। नाउन क्लाउज होता क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि सबऑर्डिनेट क्लाउज जो होते हैं वो फंक्शन के आधार पर बांटे जाते हैं। तो जो क्लाउज वाक्य में नाउन का काम करेगा वो नाउन क्लाउज कहलाता है। उसी आधार पर इसका यह डेफिनेशन है, अ सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लाउज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लाउज। ये दोस्तों, वह उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। अब सवाल यह है कि संज्ञा कौन कौन से कार्य करते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है, अ नाउन क्लाउज परफॉर्म सेम फंक्शन लाइक अ नाउन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट इन अ सेंटेंस। जैसा कि दोस्तों नाउन किसी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का कार्य करता है या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है या कंप्लीमेंट का करता है, उसी तरह सेम उसी तरह उस जगह पे सब्जेक्ट जगह पर अगर कोई क्लाउज आता है तो वो नाउन क्लाउज होगा, ऑब्जेक्ट जगह पर कोई क्लाउज आएगा तो वह नाउन क्लाउज होगा, और कंप्लीमेंट की जगह पर जो क्लाउज आएगा वो भी नाउन क्लाउज होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा फंक्शन नाउन करेगा सेम वैसा फंक्शन नाउन क्लाउज भी करता है। समझते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, व्हाट यू शेयर्ड मेड मी लाफ। ये दोस्तों, व्हाट यू शेयर्ड मेड मी लाफ, इस सेंटेंस में व्हाट यू शेयर्ड आपका क्लाउज है। और अगर हम इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर आया क्या? व्हाट यू सेड, जो कि एक क्लाउज है, और इसका मेन वर्ब है मेड। तो वर्ब से पहले जनरली सब्जेक्ट ही आता है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ अगर ही आता, सी आता या राम आता तो वो सब्जेक्ट होता, और उस ही, सी या राम की जगह पर आ गया क्या? व्हाट यू सेड, ये कंप्लीट क्लाउज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है कौन? ये क्लाउज। तो यहाँ पे कहलाएगा नाउन क्लाउज, जो कर रहा है फंक्शन किसका? सब्जेक्ट का। ये दोस्तों आई होप आपने समझ लिया। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, ही नोज दैट ही विल पास, वह जानता है कि वह पास करेगा। देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही है, नोज आपका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन नहीं आया है बल्कि एक क्लाउज आया है। तो ये दोस्तों, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन नहीं बल्कि क्लाउज आया है, जो कि है दैट ही विल पास। यहाँ पे अगर ही नोज मी रहता, हिम रहता, यू रहता, तो उसके बदले आ गया यहाँ पे दैट ही विल पास, जो कि एक क्लाउज है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, इसलिए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये क्लाउज भी नाउन क्लाउज होगा। तो ये क्या कर रहा है? फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में। जी हाँ दोस्तों, अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी वाक्य में प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो शब्द होता है वो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द नाउन या प्रोनाउन होता है, और वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये बात याद रखेंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद आता कौन है फंक्शन करने? नाउन। और अगर उसी प्रीपोजिशन के बाद नाउन ना आकर कोई क्लाउज आए तो वो भी नाउन क्लाउज होगा। जैसे देखा जाए एग्जांपल, प्लीज लिसन टू, कृपया सुने, व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ, क्या मैं कहता हूँ वो सुने। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू है और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन ना आकर एक क्लॉज आया है। तो यहाँ पे ये किसका फंक्शन कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में ये क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है। तो ये नाउन क्लॉज हुआ। अगला और लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है कि हम जानते हैं कि नाउन या प्रोनाउन कंप्लीमेंट का भी काम करेगा, करता ही है, और क्लॉज कैसे करेगा उसकी जगह पर देखते हैं। जो कंप्लीमेंट वैसे वाक्य में आता है जिसमें लिंकिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो वाक्य अर्थ को पूरा करने आते हैं। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, माई फियर इज, मेरा भय है। क्या भय है मेरा? दैट यू वॉन्ट पास, कि तुम पास नहीं करोगे। तो यहाँ पे माई फियर इज तुम्हारा पास न करना, ये सारा जो बात एक क्लॉज के रूप में है वो किसके अर्थ को पूरा किया? इस इज के अर्थ को, यानी लिंकिंग वर्ब के अर्थ को पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे ये फंक्शन किस रूप में कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर रहा है। ये दोस्तों आपने देखा कि जिस प्रकार जहां जहां नाउन फंक्शन करता है वहां वहां अगर क्लाउज आकर फंक्शन करेगा
तो वो नाउन क्लाउज के रूप में आता है। तो आई होप आपने समझ लिया कि नाउन क्लाउज क्या होते हैं। अब सेंटेंस में हम नाउन क्लाउज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो सीखते हैं अगले स्लाइड में। देखते हैं कि नाउन क्लाउज को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सेंटेंस में। तो टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ नाउन क्लाउज, यानी नाउन क्लाउज की पहचान। जी दोस्तों, नाउन क्लाउज की पहचान करने के मैंने यहाँ पे 2 तरीके बताए हैं। आप इन दोनों तरीका में से कोई भी तरीका यूज करके आप नाउन क्लाउज को पता कर सकते हैं। आपको अगर सेंटेंस में नाउन क्लाउज दिए जाएंगे तो आप उसमें से सेंटेंस को निकाल सकते हैं कि कौन सा क्लाउज नाउन क्लाउज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की पहचान करनी होती है तो हम लोग मेन वर्ब के साथ व्हाट या हु लगाकर प्रश्न करते थे और हमें सब्जेक्ट मिल जाता था। और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। हुम लगाकर प्रश्न करते थे और व्हाट लगाकर तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता था, और हम जानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट भी क्या होता था, नाउन या प्रोनाउन था। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे नाउन क्लाउज की पहचान के लिए कि अगर वाक्य में नाउन क्लाउज को पहचानना है तो सबसे पहले हम क्लाउज को अंडरलाइन कर लेंगे सेंटेंस में और उसके मेन वर्ब को देखेंगे। जी हाँ, पूरे क्लॉज के मेन वर्ब को देखेंगे और उस मेन वर्ब के साथ हम लोग व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे। जी दोस्तों, पूरे क्लाउज के मेन वर्ब को देखेंगे और उस मेन वर्ब के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे और जो उत्तर मिलेगा वो नाउन क्लाउज होगा। जी दोस्तों, चलिए एक प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसा एग्जाम्पल में दिया गया दैट ही विल सक्सीड इज सर्टेन। ये दोस्तों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर आया है दैट ही विल सक्सीड, ठीक है, और मेन वर्ब इज है और ऑब्जेक्ट के जगह पर आया सर्टेन। तो अब हम इस वाक्य के मेन वर्ब को यानी मेन वर्ब के साथ व्हाट लगाकर प्रश्न करेंगे। अगर रिप्लाई मिलता है तो वो क्लाउज नाउन क्लाउज ही होगा। तो व्हाट इज सर्टेन, प्रश्न किया हमने व्हाट इज सर्टेन, क्या निश्चित है, तो आंसर क्या मिला कि दैट ही विल सक्सीड, कि वह सफल होगा। तो दोस्तों, चूंकि इस प्रश्न का आंसर ये मिला और ये चूंकि एक क्लॉज के रूप में है, यानी सब्जेक्ट इसका अपना है, इसका अपना प्रेडिकेट है, तो ये क्लॉज के रूप में है, तो ये क्लॉज कौन सा क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज होगा। आई होप आप इस तरीका को समझ गए। दूसरा तरीका थोड़ा सा टफ है दोस्तों, बस समझने की कोशिश करेंगे, आसान होगा। इसके लिए आपको, अगर आपने पहले पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन या इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन चैप्टर अगर आपने पढ़ा है या एडवर्ब चैप्टर पढ़ा है, तो आपको उसमें 2-3 सब काइंड्स मिलेंगे, एक रिलेटिव प्रोनाउन मिलेंगे और एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन मिलेंगे। जी है दोस्तों, इसका वीडियो मैं आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि रिलेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ। फिर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेशन बतलाता है, जिसके अंतर्गत मेनली हु, विच और दैट आते हैं, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो प्रश्न पूछता है, तो उसके अंतर्गत वाट आते हैं, वाई आते हैं, ये सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं। उसी प्रकार रिलेटिव एडवर्ब भी संबंध बतलाते हैं और इंटरोगेटिव एडवर्ब भी क्या करते हैं, संबंध बतलाते हैं। तो जी दोस्तों, याद रखेंगे सिंपली वे में WH जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, और इंक्लूडिंग दैट, यानी WH क्वेश्चन वर्ड और इंक्लूडिंग दैट, यानी WH क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर दैट मिलाते हैं तो वो या तो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे या इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे, या तो रिलेटिव एडवर्ब होंगे या इंटरोगेटिव, वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि कोई भी WH वर्ड या दैट से अगर कोई क्लॉज शुरू होता है, ये दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है किसी भी रिलेटिव या इंटरोगेटिव प्रोनाउंस तथा रिलेटिव या इंटरोगेटिव वर्ब से शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज तब होगा। जी हाँ दोस्तों, वो दूसरा क्लॉज भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास और भी क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज भी है, एडवर्ब क्लॉज भी है, वो सारे इसी सब वर्ड से शुरू होते हैं। वो सारे क्लॉज इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन हम उसमें से पहचानने की कोशिश करेंगे नाउन क्लॉज को। तो इनसे शुरू होने वाला, यानी इन शब्दों से शुरू होने वाला क्लॉज नाउन क्लॉज तब होगा जब उस रिलेटिव या इंटरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब इन शब्दों से पहले उसका एंटीसीडेंट का प्रयोग नहीं किया गया। जी दोस्तों, एक वर्ड आया एंटीसीडेंट यानी नाउन। ये दोस्तों, जिस वाक्य में अगर क्लॉज हो और वो अगर WH वर्ड से शुरू हो या दैट से शुरू हो, और उस दैट के पहले अगर देखेंगे, उस दैट के पहले अगर कोई नाउन नहीं है,
तब वो नाउन क्लाउज होगा। अगर नाउन आ गया तो वो नाउन क्लाउज नहीं होता, एडजेक्टिव क्लाउज होता है। इस बात को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जी दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत गौर समझेंगे। आज के बाद आपको नाउन क्लाउज पहचानना बिल्कुल आपके लिए हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा जरूरत है गौर से समझने का। तो मैंने बताया कि क्लाउज शुरू होगा किससे, WH वर्ड से या दैट से। तो देखिए एग्जाम्पल में है आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, हु हैज स्टोलन माई पेन, कि मेरी कलम किसने चुराई है। तो दोस्तों यहाँ पे ये नाउन क्लाउज होगा, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया गया है, यहाँ पे एडजेक्टिव ना होकर नाउन क्लाउज होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये हु से स्टार्ट हुआ क्लाउज, और इस हु से पहले उसका एंटीसीडेंट नाउन नहीं है, नो वर्ब है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा यहाँ पे नाउन क्लाउज। ये दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाउज ना होगा, ये क्या होगा, नाउन क्लाउज होगा। अब दूसरे वाक्य में देखिए, सेम वही वाक्य है कि इसमें भी क्लाउज स्टार्ट हो रहा है हु हैज स्टोलन माई पेन, हु से, लेकिन इसके पहले द बॉय नाउन आ गया। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले एंटीसीडेंट नाउन आ गया है। अब जब नाउन आ गया तो ये होगा एडजेक्टिव क्लाउज, ये नाउन क्लाउज नहीं होगा, और इसकी चर्चा हम लोग करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज वाले वीडियो में। तो बस यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई हु से स्टार्ट हो रहा है क्लाउज, हुज से हो रहा है, हुम से हो रहा है, विच से हो रहा है, या दैट से हो रहा है, या वाई से हो रहा है, वेन से, फेयर से, हाउ से, इन सब शब्दों से स्टार्ट होने वाले क्लाउज नाउन क्लाउज कब होंगे, जब उनके पहले कोई नाउन न दिया रहेगा तब। तो इस वाक्य में हु के पहले कोई नाउन नहीं है, इसलिए नाउन क्लाउज हुआ। इस वाक्य में हु के पहले बॉय नाउन आ चुका है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लाउज होगा। फिर अगले एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट टू नो वेयर योर फादर लिव्स, मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिताजी कहाँ रहते हैं। तो ये नाउन क्लाउज है। कैसे नाउन क्लाउज है? क्योंकि ये वेयर से स्टार्ट हुआ और इसके पहले कोई भी नाउन नहीं है, और नाउन यानी एंटीसीडेंट नहीं है, तो ये होगा नाउन क्लाउज। और अगला देखते हैं एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू नो द प्लेस। अब प्लेस यहाँ पे एक नाउन आ गया, अब नाउन आ गया तो ये वेयर योर फादर लिव्स अब क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लाउज, क्योंकि ये नाउन एंटीसीडेंट आ गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर उस क्लाउज WH वर्ड से जो क्लाउज स्टार्ट हो रहा है या दैट से क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, उसके पहले अगर नाउन है तो एडजेक्टिव क्लाउज है, नाउन नहीं है तो क्या है, नाउन क्लाउज है। आई होप आपने इसको समझ लिया। बस यहाँ पे एक छोटा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आप नाउन क्लाउज समझेंगे या अपने नोट्स में नाउन क्लाउज ही लिखेंगे। तो आई होप आपने रिकॉग्निशन ऑफ नाउन क्लाउज क्लियर कर लिया, आप नाउन क्लाउज को किसी सेंटेंस में आसानी से पहचान सकते हैं। बढ़ते हैं अब फंक्शन ऑफ नाउन क्लाउज की तरफ, कि नाउन क्लाउज फंक्शन कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि नाउन क्लाउज की शुरुआत होती कैसे है। जी दोस्तों, हमने बताया कि नाउन क्लाउज की शुरुआत या तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एडवर्ब से होता है। इंक्लूडिंग सिंपली में कह सकते हैं कि WH क्वेश्चन और उसके साथ दैट, इन सबों से किसकी शुरुआत होती है, नाउन क्लाउज शुरुआत होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप याद रखेंगे, दैट का अर्थ की, हु कौन, हुज किसका, हुम किसको, व्हाट क्या, विच कौन किसे, वाई क्यों, इफ यदि की, वेदर की, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, व्हेन कब, और व्हाट विच हुम और हु के साथ एवर लगाकर भी हम लोग नाउन क्लाउज की शुरुआत कर सकते हैं। तो इन सारे शब्दों से जनरली क्या शुरू होता है, नाउन क्लाउज शुरू होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उपयुक्त शब्दों से जब नाउन क्लाउज की शुरुआत होगी तो उसकी हिंदी क से शुरू होगी। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि जब नाउन क्लाउज आएगा तो इस सब की हिंदी क से, जैसे देख रहे हैं की, कौन, किसका, किसको, सब में क आ रहा है तो क से शुरू होगा। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, टेल मी वेयर ही लिव्स, इसकी हिंदी क्या होगी, बताओ मुझे कि वह कहाँ रहता है, यानी मुझे बताओ वह कहाँ रहता है। यहाँ पे वेयर का मीनिंग क्या हो गया, कहाँ हो गया। अगला एग्जाम्पल है, आई नो विच शर्ट यू वांट, मैं जानता हूं तुम्हें कौन सी शर्ट चाहिए, क से आ गया विच का मीनिंग। आई नो हाउ ही गॉट इट, मुझे पता है ये उसे कैसे मिला, क से हाउ का मीनिंग आ गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब नाउन क्लाउज से शुरुआत होगी इन शब्दों से नाउन क्लाउज की, तो वहां पे इसकी मीनिंग क से रखेंगे, याद रखेंगे क से। और जब इन शब्दों से एडजेक्टिव क्लाउज की शुरुआत होगी तो वहां पे जो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दैट की है तो जो हो जाएगा, हु जो हो जाएगा, हु जिसका, जिसकी, यानी जो से शुरू होगी, जिसको हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज में डिटेल से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चूंकि अभी हम नाउन क्लाउज पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे नाउन क्लाउज में इन शब्दों से शुरुआत होगी तो उसकी हिंदी क्या होगी, क से होगी। आगे देखते हैं एक दैट, दैट से जो नाउन क्लाउज शुरू होगा, दैट से नाउन क्लाउज की शुरुआत होती है, तो जबकि कुछ वर्ड्स दैट के बिना ही क्लाउज से स्पष्ट हो जाता है और वह नाउन क्लाउज कहलाता है। जी दोस्तों, सब वाक्यों में दैट आता है,
तो समझते हैं कि वहां से नाउन क्लाउज का शुरुआत तो हुआ है, लेकिन बिना दैट के भी अगर क्लाउज से अर्थ स्पर्श है तब भी वो नाउन क्लाउज ही कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, आई फील दैट इट इज रॉन्ग। यहाँ पे दैट क्लियर कर रहा है, आई फील व्हाट दैट इट इज रॉन्ग, कि यह गलत है, तो यहाँ पे ये नाउन क्लाउज हुआ। ही होप्ड दैट इट वाज ट्रू, उसने आशा किया कि यह सत्य था, यह सच था, तो दैट इट वाज ट्रू, क्लियर दैट है तो नाउन क्लाउज है। शी सेज दैट शी इज इल, वह कहती है कि वह बीमार है, तो दैट शी इज इल भी क्या हुआ आपका नाउन क्लाउज हुआ। अगला देखते हैं, इट सीम्स दैट ही इज रिच। यहाँ पे हम इट सीम्स ही इज रिच भी कहेंगे या दैट छुपा भी लेंगे तब भी सेंस क्लियर है, लगता है कि वह धनी है, या दैट दे तब भी सही है, दैट नहीं दे तब भी सही है। आई थिंक दैट शी वाज राइट, आई नो दैट यू आर ट्रू, इट इज ट्रू, यानी कुछ भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब वाक्यों में दैट के बिना भी अर्थ स्पष्ट है, फिर भी ये नाउन क्लाउज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे दोस्तों। दैट रहेगा तब भी वो नाउन क्लाउज, दैट नहीं रहेगा तब भी वो नाउन क्लाउज होगा। आई होप आपने समझ लिया इस चीज को। तो बढ़ते हैं आगे अब इसके फंक्शन की तरफ। और फंक्शन क्या क्या होता है नाउन क्लाउज का, तो मैंने बताया कि नाउन 5 प्रकार के फंक्शन करते हैं, तो 5 प्रकार का फंक्शन ये भी करेगा, नाउन क्लाउज भी करेगा। तो पहला सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। तो व्हाट यू सेड इज ट्रू, तो व्हाट इज ट्रू, व्हाट यू सेड, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, क्योंकि इसका मेन वर्ब इज है, इसलिए फंक्शन कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। तो ये नाउन क्लाउज किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। इस वाक्य में भी देखिए सब वर्ब से पहले आया नाउन क्लाउज दैट ही इज अ थीफ, कि वह चोर है, इज नॉन टोल्ड, सबको पता है, तो ये भी आपका हुआ नाउन क्लाउज एज अ सब्जेक्ट। अगला वर्ब का ऑब्जेक्ट रूप में फंक्शन करता है नाउन, तो ये भी करेगा नाउन क्लाउज। एवरीबडी नोज, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट स्थान पर दैट यू आर ऑनेस्ट, तो ये हो गया आपका नाउन क्लाउज ऑब्जेक्ट रूप में। आई नो व्हेन ही विल रिटर्न, मैं जानता हूं कि वो कब लौटेगा, तो यहाँ आई नो सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट स्थान पर क्या आ गया, व्हेन ही विल रिटर्न, तो ऑब्जेक्ट का काम किया। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूप में भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो उस जगह पर अगर कोई क्लॉज आए तो वो क्लॉज भी करेगा, नॉन क्लॉज कहलाएगा। जैसे प्लीज लिसन टू, तो टू के बाद आया व्हाट ऐसे, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट किसका, प्रीपोजिशन का, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। आई बिलीव्ड इन व्हाट यू सेड, ये इन प्रीपोजिशन है, इसके बाद आया व्हाट यू सेड क्लॉज, तो ये भी हो गया नाउन क्लॉज, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। अगला कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, चौथा काम है, तो नाउन क्लॉज लिंकिंग वर्ब का कंप्लीमेंट भी होता है। तो द फैक्ट इज, तथ्य है क्या, दैट द सन इज हॉट, कि सूर्य गर्म होता है, तो ये आपका कंप्लीमेंट का काम किया, इस इज के कंप्लीमेंट का काम किया, तो इसलिए हो गया नाउन क्लॉज। द मैटर वॉज, बात थी, क्या बात थी, दैट ही रैन अवे, कि वह भाग गया, तो ये वाज का कंप्लीमेंट बना कौन, दैट ही रैन अवे क्लॉज, जो कि कहलाया नाउन क्लॉज। और अगला जो यूज है यानी फंक्शन है जो नाउन क्लॉज का, वो है केस इन एपोजिशन। जी हाँ दोस्तों, एपोजिशन केस में, पोजिशन मतलब जब किसी नाउन या वाक्य में जो प्रयुक्त नाउन के बारे में ज्यादा मोर इन्फॉर्मेशन देने वाले शब्दों को हम लोग एपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इट इज नोन टू ऑल, ये प्रोनाउन है, और इसके विषय में जानकारी कौन दे रहा है, ये दे रहा है दैट ही इज लायर, वह क्या है, झूठा है। तो ये इसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए केस इन क्या हो गया, एपोजिशन हो गया, क्योंकि एक नाउन होता है तो ये नाउन क्लॉज हो गया। द न्यूज दैट ही डाइड इज ट्रू, मतलब समाचार कि वह मर गया सच है। तो दैट ही डाइज किसके विषय में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस न्यूज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन। न्यूज कितना ज्यादा है कि वह मर गया, न्यूज क्या है कि वह मर गया, न्यूज के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। दैट ही डाइड एक क्लाउज है, इसलिए यहाँ पे कहलाएगा केस इन एपोजिशन, और इस स्थिति में क्या होगा, नाउन क्लाउज होगा। तो दोस्तों आपने समझा फंक्शन ऑफ नाउन्स में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में, और केस इन एपोजिशन के रूप में। आई होप आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, और आपको अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखेंगे, अपने परेशानी को बताएंगे। क्लाउज आपके लिए बिल्कुल हल हो जाए दोस्तों। बने रहिए हमारे साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाला है आपका एडजेक्टिव क्लाउज का। तो मैंने जो प्रश्न दिए हैं, आई होप आप उन प्रश्नों को हल करेंगे, फिर इस चैप्टर से रिलेटेड यानी आज के टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। आई होप आप बने रहेंगे हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया और समझ में आया तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।